हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज लेक्चर नंबर 11 चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो पार्ट है हमारे पास गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी। गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 27 से स्टार्ट करेंगे। जो गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी जो पोर्शन है इसके अंदर 27 से लेकर हमारे पास 30 जो है 7 तक है। 27 से 37 तक इसके अंदर सेक्शंस हैं। आइए इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 27 क्या बात करता है? सेक्शन नंबर 27 बात करता है ड्यूटीज ऑफ गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी। ड्यूटीज ऑफ गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी। ड्यूटीज ऑफ गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी का जो गार्जियन जो अपॉइंट हुआ है ना, उसकी क्या ड्यूटीज होंगी, उसके क्या फराइज होंगे। आइए उसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। अ गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ वार्ड इज बाउंड टू डील देयर विथ। जो भी गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी मतलब जो वार्ड है ना, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, उसका जो भी गार्जियन बनता है वो ड्यूटी बाउंड है। ठीक है, उस पर फर्ज है, वो पाबंद है उसको डील करने के लिए, मतलब देयर विथ मतलब उससे जो है डील करने के लिए। is carefully as a man of ordinary prudence would deal with it। जैसे कि मतलब is carefully मतलब बहुत ही ध्यान से, जैसे कोई भी शख्स, यहाँ पर वर्ड हुआ है ऑर्डिनरी प्रूडेंस। प्रूडेंस मीन्स जैसे कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी का जैसे कोई केयर करता है, इसी तरह वो गार्जियन जो है उस माइनर की प्रॉपर्टी का, उस वार्ड की प्रॉपर्टी की भी हिफाजत करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? इफ इट वर हिज ओन, बात आ गई यहाँ पर कि अगर वो उसकी इस तरह हिफाजत करेगा जैसे वो प्रॉपर्टी उसकी अपनी हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई वार्ड है, जैसा कि यहाँ पर मनीषा, ये वार्ड है। ठीक है, इसकी कोई प्रॉपर्टी है जिसका गार्जियन बना है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसका गार्जियन बना है ये हमारे पास अक्षय। ठीक है, तो अब ये जो अक्षय है ये इस प्रॉपर्टी का इस तरह ख्याल कर रखेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है इस हमारे पास अक्षय खुद की प्रॉपर्टी है। यहाँ तक बात क्लियर है? ये समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, और इस चैप्टर के जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी शराइत वगैरह हैं, वो इन पर एप्लीकेबल होंगी। ही मे डू ऑल एक्ट्स व्हिच आर रीजनेबल एंड प्रॉपर फॉर द रियलाइजेशन, प्रोटेक्शन और बेनिफिट ऑफ द प्रॉपर्टी। और इसके अलावा जो भी ऐसे फैल, जो भी ऐसे एक्ट्स, जो भी ऐसे काम, ठीक है, क्या होंगे हमारे पास? रीजनेबल, प्रॉपर हों। ठीक है, क्या हो? रीजनेबल और प्रॉपर, रीजनेबल और प्रॉपर फॉर द रियलाइजेशन। ठीक है, रियलाइजेशन वर्ड जहां पर इस्तेमाल हुआ है ना, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन ये वर्ड का मतलब है अर्न या गेन। ठीक है, उससे कमाया जाए या फिर उससे कुछ हासिल किया जाए। ठीक है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी गार्जियन के हवाले की गई है वार्ड के, वो उनसे फ़ायदा उठाए, उनसे कमाए। ठीक है, प्रोटेक्शन उसका तहफ़्फ़ुज़ करे, और बेनिफिट ऑफ द प्रॉपर्टी या फिर जो प्रॉपर्टी है उसकी बेनिफिट के लिए उसकी साल संभाल करे। आधी बात समझ, मतलब उसकी हिफाजत करे, उसका तहफ़्फ़ुज़ करे। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद चले जाते हैं हम हमारे पास सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 28 क्या बात करता है? सेक्शन नंबर 28 बात करता है पावर्स ऑफ टेस्टामेंट्री गार्जियंस। पावर्स ऑफ टेस्टामेंट्री गार्जियन। पावर्स ऑफ टेस्टामेंट्री गार्जियन। अब वर्ड टेस्टामेंट्री गार्जियन क्या है? टेस्टामेंट्री मीन्स रिलेटेड टू अ विल। ऐसा शख्स, ऐसा गार्जियन जो अपॉइंट हुआ हो आउट ऑफ कोर्ट, मतलब आउट ऑफ कोर्ट जो भी अपॉइंट होते हैं ना, आदि बस समझिए, जैसा कि विल के जरिए, विल क्या होती है? एक वसीयत होती है कि आज के बाद ये शख्स जो है, इस शख्स, इस जो माइनर है इसका गार्जियन माना जाएगा, मतलब इसका सरपरस्त माना जाएगा, इसका संभालने वाला माना जाएगा कोर्ट के बाहर। ठीक है, ये होते हैं टेस्टामेंट्री गार्जियन। वेयर अ गार्जियन हैज बीन अपॉइंटेड बाय विल और अदर इंस्ट्रूमेंट, जब भी कोई गार्जियन, ठीक है, विल के थ्रू या फिर किसी अदर डॉक्यूमेंट के थ्रू जो है वो अपॉइंट हुआ हो, ठीक है,
His power to mortgage or charge or transfer by sale, gift, exchange or mortgage immovable property belonging to his ward is subject to any restriction which may be imposed by the instrument. मतलब वो जो हमारे पास टेस्टामेंट्री गार्जियन के थ्रू अगर कोई शख्स अपॉइंट होता है किसी माइनर का गार्जियन, तो फिर वो प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, ठीक है। पहले आप किसी के भी लेक्चर देख लें, कुछ भी कर लें, ठीक है, मगर ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, वो कुछ डिफरेंट है। जो एज इट जो लिखा हुआ है वो समझा रहा हूँ कि टेस्टामेंट्री गार्जियन के पावर्स हमने पढ़ने हैं कि टेस्टामेंट्री गार्जियन के अंदर एक गार्जियन के पावर्स वो होते हैं कि वो उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, उसको मॉर्गेज कर सकता है, मतलब उसको गिरवी रख सकता है, उसको चार्ज भी कर सकता है, आधी बात समझ में, ट्रांसफ़र भी कर सकता है सेल के ज़रिए, गिफ्ट भी कर सकता है किसी को, एक्सचेंज भी कर सकता है, या फिर अदरवाइज कुछ भी कर सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिज वार्ड इज सब्जेक्ट टू एनी रेस्ट्रिक्शन व्हिच मे बी इम्पोज्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। अगर उसके अलावा कोई इस इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस तो फिर उसके अंदर अगर किसी किस्म की कोई हमारे पास लिमिटेशन लगाई गई है, रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, तो उनको नज़र में रखते हुए वो भी सारे के सारे एक्ट्स कर सकता है। बाकी जो हमने एक्ट्स ऊपर पढ़े, ठीक है, कौन कौन से, मॉर्गेज, चार्ज, ट्रांसफर बाय सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज और अदरवाइज, ठीक है, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए थे। मगर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आती है, वार्ड की इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका कोई गार्जियन अपॉइंट हुआ है, टेस्टामेंट्री गार्जियन, फिर अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, ट्रांसफ़र करनी है, हमारे पास गिफ्ट करनी है, एक्सचेंज करनी है, या फिर अदरवाइज किसी भी तरीके से कुछ भी करना है, तो फिर वो विल के अंदर अगर इनको पावर्स दिए गए हैं तो फिर वो सेल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। आ रही बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर उनके अंदर किसी किस्म की कोई रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई है तो फिर वो जो है उस रेस्ट्रिक्शन का पाबंद होगा, बाउंड बाय सच रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना, वो सेल आउट नहीं कर सकता, वो मॉर्गेज नहीं कर सकता। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जहाँ से बात स्टार्ट होती है कि अगर किसी कोर्ट ने अपॉइंट किया हो, पावर्स ऑफ टेस्टामेंट्री गार्जियन हमने पढ़ा, ठीक है, इस सेक्शन के अंदर, मगर बात आगे आ जाती है कि हमारे पास जो है ना कोर्ट ने अपॉइंट किया हो, अनलेस ही हैज अंडर दिस एक्ट been declared guardian and the court which made the notwithstanding the restrictions to dispose of any immovable property specified in the order in a manner permitted by the order। मतलब अगर कोर्ट ने अपॉइंट किया है किसी भी गार्जियन को, तो फिर वो हमारे पास क्या कहा जाएगा कि वो गार्जियन जो है ना वो कोर्ट ने अपॉइंट किया है, वो टेस्टामेंट्री गार्जियन नहीं है, किसी विल या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो गार्जियन अपॉइंट नहीं हुआ है, वो कोर्ट के थ्रू गार्जियन अपॉइंट हुआ है। तो फिर इसके अंदर कोर्ट की प्रीवियस परमिशन लेना ज़रूरी होता है किसी भी एक्ट करने के लिए, ठीक है। आ रही बात समझ, यहाँ तक बात की बहुत सिंपल है, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब आर्डर लेना पड़ता है कोर्ट से राइटिंग में, मतलब आप अप्लाई करेंगे कोर्ट के अंदर कि मुझे ये प्रॉपर्टी सेल करनी है, जो है हमारे पास जो माइनर है, वार्ड है, उनके बेनिफिट्स के लिए, तो फिर कोर्ट जो है ना आपको परमिशन ग्रांट करेगी राइटिंग में, जो भी परमिशन होगी उस परमिशन के एक्सटेंट तक जो है ना आप प्रॉपर्टी सेल आउट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी आप कर सकते हैं, जो करना चाहें कोर्ट की परमिशन से ही करेंगे, कोर्ट की परमिशन के बिना आप नहीं करेंगे, ठीक है। कोई पाबंदी नहीं होगी जिसके लिए कोर्ट ने इजाज़त दी हो, मगर जब कोर्ट ने इजाज़त दे दी हो फिर तो कोई भी पाबंदी नहीं रोकेगी आपको, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं हम सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29 क्या बात करता है, सेक्शन नंबर 29 बात करता है लिमिटेशंस की। अब ये लिमिटेशन वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, यहाँ पर लिमिटेशन का मतलब है मतलब रुकावट, ठीक है, पाबंदी, रेस्ट्रिक्शंस। यहाँ पर लिमिटेशन पढ़ें या फिर आप रेस्ट्रिक्शन पढ़ें, एक ही बात है, ठीक है। ऐसा नहीं हो आप कंफ्यूज हो जाएं, वो लिमिटेशन वो पढ़ लें कि लिमिटेशन कितनी होगी इसकी। लिमिटेशन ऑफ पावर्स ऑफ प्रॉपर्टी appointed are declared by the court
ये देखिए, थोड़ा इसको आप समझ लिया करें कि हमारे पास है जो ये सेक्शंस हैं उसका टाइटल क्या कहता है हमें, लिमिटेशन ऑफ पावर्स ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ पावर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लिमिटेशंस ऑफ पावर्स ऑफ गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पर ये वर्ड्स मैं भूल गया हूँ, यहाँ पर है गार्जियंस ऑफ प्रॉपर्टी, गार्जियंस ऑफ प्रॉपर्टी अपॉइंटेड आर डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। मतलब क्या उन पर रेस्ट्रिक्शन होंगी, क्या उन पर जो है रुकावटें होंगी, कौन कौन सी उन पर पाबंदी होगी। जो गार्जियन जो अपॉइंट हुआ है, जो गार्जियन डिक्लेयर हुआ है, कोर्ट ने जो डिक्लेयर किया है माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जांपल ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल एम की है, ठीक है, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का गार्जियन अपॉइंट होता है एन, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये जो प्रॉपर्टी का हमारे पास इस माइनर की प्रॉपर्टी का जो गार्जियन अपॉइंट हुआ है एन, ठीक है, इसके हमारे पास है क्या होंगे, इसके पावर्स पर रेस्ट्रिक्शंस क्या होंगी, उनकी पावर्स जो है कहाँ तक महदूद होंगे, ठीक है, आगे बार लिमिटेशन क्या होंगे। वेयर अ पर्सन अदर देन अ कलेक्टर और देन अ गार्जियन अपॉइंटेड बाय विल और अदर इंस्ट्रूमेंट। मतलब कोई भी शख्स जिसको अपॉइंट किया गया हो, ठीक है, जिसको मतलब कोई कलेक्टर ना हो या फिर कोई ऐसा गार्जियन ना हो जिसको विल या इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अपॉइंट किया गया हो, मतलब टेस्टामेंट्री गार्जियन ना हो, ना ही कलेक्टर हो। कलेक्टर कौन होता है, कलेक्टर गवर्नमेंट का जो है ना वो हमारे पास ऑफिसर होता है जिसको हमारे पास अपॉइंट किया जाता है। आ रही बात समझ में। Where a person has been appointed or declared by the court to be guardian of the property of a ward, जब भी किसी शख्स को किसी भी हमारे पास माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन अपॉइंट किया जाता है, he shall not without the previous permission of the court, तो फिर वो कोर्ट की पहले हमारे पास परमिशन लिए बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, आइए उसको हम हमारे पास ब्रीफ में देख लेते हैं क्या क्या वो नहीं कर सकता। नंबर ए क्या बात करता है, मोर्गेज और चार्ज और ट्रांसफर बाय सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज और अदरवाइज एनी पार्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ हिज वार्ड। मतलब ना वो मोर्गेज कर सकता है, ना हमारे पास चार्ज कर सकता है, ठीक है, ना ही मॉर्गेज कर सकता है, ना ही चार्ज कर सकता है, ना ही वो ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, ना ही गिफ्ट कर सकता है, ना ही वो हमारे पास एक्सचेंज कर सकता है। एक्सचेंज समझते हैं, एक्सचेंज मतलब उसकी प्रॉपर्टी के बदले दूसरी प्रॉपर्टी ले लेना, ठीक है, या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एनी पार्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ हिज वार्ड, मतलब कोई भी इसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो उससे रिलेटेड ये एक्ट वो नहीं कर सकता है जब तक उसको कोर्ट की क्या ना हो, परमिशन ना हो, ठीक है, क्या ना हो, परमिशन ना हो। इसी तरह हम बी देख लेते हैं, बी क्या बात करता है, बी बात करता है लीज एनी पार्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 5 ईयर्स, ठीक है, वो लीज भी नहीं दे सकता, क्या, किसी को लीज भी नहीं दे सकता, ठीक है, जो कि 5 साल से हो ज़्यादा हो, ठीक है, जो लीज जो है वो 5 साल से ज़्यादा हो, 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल से ज़्यादा हो तो ऐसी लीज भी वो किसी को नहीं दे सकता। फॉर एनी टर्म एक्सटेंडिंग मोर देन 1 ईयर, या फिर कोई ऐसी लीज जो कि 1 साल से ज़्यादा हो, ठीक है, 5 साल से ज़्यादा तो वो हरगिज़ नहीं दे सकता लीज, मगर ऐसी लीज भी नहीं दे सकता जो 1 साल से ऊपर की लीज हो, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। एंड 1 ईयर, ठीक है, एक्सटेंडिंग मोर देन 1 ईयर बियॉन्ड द डेट ऑन विच द वार्ड विल सीज टू बी अ माइनर। मतलब जब वो माइनर का गार्जियन खत्म हुआ जिस डेट से, मतलब वो एक फॉर एग्जांपल ये माइनर है, ठीक है, इसका गार्जियन अपॉइंट हुआ जी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इस माइनर की ये, ठीक है,
और ये कब अपॉइंट हुआ था? 2020 में अपॉइंट हुआ। और 2021 में ये माइनर जो है ये हमारे पास 18 साल का हो गया, मतलब ये मेजर हो गया। मेजर हो गया तो मतलब इसकी जो गार्जियनशिप थी ये सीज कर गई। क्या कर गई? सीज कर गई। अब इसके बाद अगर 2020 में अगर ये जी जो है इसकी प्रॉपर्टी लीज पे देना चाहता है तो 1 साल से ज़्यादा लीज नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे पास ये इसके पावर्स तो ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत सिंपल है, ये आप नोट कर लें। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर हमारे पास 30। यहाँ तक अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारी चल रही है सिर्फ और सिर्फ बेयर रीडिंग। बेयर रीडिंग के अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है पढ़ने में और समझाने में, मगर जब डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, उसके अंदर आप डिटेल में समझ पाएंगे। क्योंकि जो मेन होती है ना, अगर मुश्किल अगर कुछ होता है समझने के लिए कानून के अंदर तो वो होता है बेयर रीडिंग। जब आपको बेयर रीडिंग किसी भी कानून की समझ में आ गई, किसी भी लॉ की, आप गार्जियन पढ़ लें, आप सीपीसी पढ़ लें, आप सीआरपीसी पढ़ लें, आप पीपीसी पढ़ लें, कुछ भी आप पढ़ें, मगर जब आपको उसकी बेयर रीडिंग मुकम्मल वर्ड बाय वर्ड समझ में आ गया तो ऐसा समझ लें कि उसके चैप्टर्स, उसके टॉपिक्स, ठीक है, उसके कोई भी वर्ड्स हो, कोई भी आप उठा लें, कोई भी वर्ड्स, वो आपसे जो है ना वो आपसे आपको कंफ्यूज किसी भी पॉइंट पर नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आप नोट कर लें। इसके बाद हम जो है ना वो सेक्शन 30 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स। जी डियर्स, तो आपने नोट कर लिया। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 30 पर। सेक्शन नंबर 30 बात करता है लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफर्स मेड इन कंट्रावेंशंस ऑफ सेक्शन 28 और सेक्शन 29। मतलब ये लायबिलिटी दिखाता है कि लायबिलिटी क्या होगी उनकी जब किसी गार्जियन ने जो है सेक्शन 28 और सेक्शन 29 के कंट्रावेंशन में उसकी वायोलेशन करते हुए, ठीक है, उसको इन्फ्रिंज करते हुए अगर कोई सेल की गई है प्रॉपर्टी, ठीक है, सेक्शन 29, 28 और 29 के अंदर, तो वो सेल क्या कहलाएगी? अ डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय अ गार्जियन इन कंट्रावेंशन ऑफ आइदर ऑफ टू लास्ट फोरगोइंग सेक्शंस। अब फोरगोइंग सेक्शन क्या है? फोरगोइंग में सब सेक्शन जो हमारे पास 30 है, ठीक है, अगर हम सेक्शन 30 पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लास्ट फोरगोइंग कहा गया है, तो फिर लास्ट फोरगोइंग कौन से होंगे? लास्ट फोरगोइंग मतलब 28 और 29, ठीक है, ये लास्ट फोरगोइंग सेक्शंस हैं। मतलब 28 और 29 के जो वायोलेशन करते हुए अगर किसी गार्जियन ने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट की है, कोई प्रॉपर्टी लीज पर दी है, कोई प्रॉपर्टी एक्सचेंज की है, तो फिर वो प्रॉपर्टी जो है वो एक्सचेंज, लीज, गिफ्ट, अगर गिफ्ट वगैरह की है तो वो फिर प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहलाएगी? ठीक है, वो सेल क्या कहलाएगा, वो डिस्पोजल क्या कहलाएगा? अगर कोई भी शख्स फॉर एग्जांपल सेल करता है, ठीक है, गिफ्ट करता है, एक्सचेंज करता है, प्रॉपर्टी को चार्ज करता है, ठीक है, प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करता है, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी को किसी भी तरह लीज करता है, या फिर मतलब जो भी ये प्रॉपर्टी का अगर लीज किया जाए, सेल किया जाए, गिफ्ट किया जाए, ये सब का सब क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब सेल किया तो भी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ हुई, मतलब किसी को दे दी हमने, गिफ्ट दी तो फिर सेल हमारे पास डिस्पोज ऑफ हुआ, एक्सचेंज किया तो फिर डिस्पोज ऑफ हुआ, मतलब एक चीज़ ली दूसरी चीज़ दी, मतलब डिस्पोज ऑफ हो गई। ठीक है, चार्ज किया तो भी वो डिस्पोज ऑफ हुई, मॉर्गेज किया मतलब फिलहाल वो डिस्पोज ऑफ हो गई हमारे से। ठीक है, यहाँ तक बात की। अगर लीज दिया तो भी ये प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कहलाएगी। मतलब ये जो डिस्पोजल होगा, फिर लीज हो, गिफ्ट हो, एक्सचेंज हो, चार्ज हो, मॉर्गेज हो, कुछ भी हो, वो जो डिस्पोजल है इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय अ गार्जियन इन कंट्रावेंशन ऑफ आइदर ऑफ टू लास्ट फॉरगोइंग सेक्शंस इज वाइडेबल। मतलब सेक्शंस 28 और 29 की अगर वायोलेशन करते हुए उसकी कंट्रावेंशन के
उसकी कंट्रावेंशन करते हुए अगर कोई डिस्पोजल की है प्रॉपर्टी तो फिर वो वाइडेबल होगी। क्या होगी? वो वाइडेबल होगी। मतलब वो वाइड नहीं है मगर कोई शख्स आएगा तो फिर वो मतलब वो इलीगल तो नहीं है, ठीक है, मतलब वाइड नहीं है, वाइडेबल है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले जो है वो वाइड ना हो मगर आगे चल के वो वाइडेबल हो बन जाए। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। एट द इंस्टेंस ऑफ एनी अदर पर्सन अफेक्टेड देयर बाय, ठीक है, मतलब किसी भी शख्स, कोई भी शख्स के इंस्टेंस पर, ठीक है, वर्ड इंस्टेंस पर, मतलब कोई भी शख्स आके कोर्ट में इस ग्रीवेंस को रिड्रेस करवाने के लिए कोर्ट को अप्रोच करे, मतलब इंस्टेंस करे, कोई भी शख्स अफेक्टेड पर्सन। अब अफेक्टेड पर्सन कौन हो सकता है? अफेक्टेड पर्सन वो वार्ड भी हो सकता है, ठीक है, मतलब माइनर भी हो सकता है वो, ठीक है, या फिर माइनर का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई भी माइनर का रिप्रेजेंटेटिव या फिर माइनर का कोई ट्रस्टी भी हो सकता है। जब कोई गार्जियन जो है वो फ्रॉड वगैरह करे तो फिर ट्रस्टी अपॉइंट होता है उस माइनर की प्रॉपर्टी का, उस वार्ड की प्रॉपर्टी का, तो फिर उसको ट्रस्टी कहा जाएगा। वो ट्रस्टी भी इस सेल आउट जो प्रॉपर्टी वगैरह की गई है उसको सेक्शन 30 के तहत उसको नल एंड वाइड करवा सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चले जाते हैं सेक्शन नंबर 31 पर। तब तक आप ये नोट कर लें। हेलो डियर्स, नोट कर लिया तो आपने? अगर नोट कर लिया तो अब हम देख लेते हैं सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 हमारे पास किसके बारे में डील करता है? सेक्शन नंबर 31 डील करता है प्रैक्टिस विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिंग ट्रांसफर्स अंडर सेक्शन 29। अगर 29 के सेक्शन के तहत अगर आपको किसी भी किस्म का कोई सेल आउट करनी है, प्रॉपर्टी लीज पर देनी है, गिफ्ट करनी है, ठीक है, एक्सचेंज करनी है, तो फिर आपको परमिशन लेनी है 31 सेक्शन के तहत, ठीक है। उसका प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस क्या होगी, आइए वो हम देख लेते हैं। ये बात करता है परमिशन टू द गार्जियन to do any of the acts mentioned in section 29 shall not be granted by the court except in case of necessity or for an evident advantage to the ward। ठीक है, ये बात क्या करता है? ये सेक्शंस बात करता है हमारे पास कि अगर कोई शख्स सेक्शन 29 के तहत जो भी बातें बताई गई हैं, ठीक है, जो भी वो कोई भी एक्ट करना चाहता है सेक्शन 29 के तहत, तो फिर उसको परमिशन कोर्ट हरगिज नहीं देगी जब तक कोई नेसेसिटी ना हो। क्या ना हो? नेसेसिटी ना हो, नेसेसिटी ना हो फॉर एन एविडेंट एडवांटेज। एविडेंट एडवांटेज, यहाँ पर वर्ड है एविडेंट। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो गलत समझते हैं, मैं उनकी कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। एविडेंट एडवांटेज मतलब कोई शदीद ज़रूरत हो तो फिर परमिशन दी जा सकती है, और उस शदीद ज़रूरत से कोई जो है ना हमारे पास एविडेंट एडवांटेज होता हो, किसको? माइनर को। किसको? माइनर को। वर्ड एविडेंट की मीनिंग क्या है? प्लेन, कोई साफ वाजे, ठीक है, वाजे या फिर साफ फ़ायदा हासिल होता हो, ठीक है, कोई ऐसी आपने ज़रूर हमारे पास जो है नेसेसिटी दिखानी है कि बहुत हमारे पास क्या है, ज़रूरी है, नेसेसरी है, ज़रूरत ही हमारे पास इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करना, इसको गिफ्ट करना, इसको मॉर्गेज करना या फिर इसको गिफ्ट कुछ भी करना, लीज आउट करना बहुत ही ज़रूरी है। और उस ज़रूरत की ही हमारे पास वजह से एविडेंट एडवांटेज हो रहा है माइनर को, मतलब साफ साफ फ़ायदा हो रहा है किसको? वार्ड को। क्या हो रहा है? उसका हमारे पास एडवांटेज मिल रहा है, मतलब बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ तक बात क्लियर? तो फिर कोर्ट जो है ना, इस सूरत में कोर्ट जो है वो इजाज़त दे सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है। सब सेक्शन 2, ये सब सेक्शन 1 बन गया, ठीक है। सब सेक्शन 2 क्या बात करता है? सब सेक्शन 2 बात करता है द आर्डर ग्रांटिंग द परमिशन शैल रिसाइट द नेसेसिटी और एडवांटेज। मतलब अगर कोर्ट जो है ना वो परमिशन ग्रांट कर रही है, ठीक है, तो फिर
वो क्या करेंगे, कोर्ट जो है वो जो है ना रिसाइट करेंगे नेसेसिटी और एडवांटेज को, ठीक है। रिसाइट मतलब एक एक करके बताएंगे, ठीक है। जो शख्स जो भी गार्जियन इस कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करता है हमारे पास परमिशन की कि 29 के तहत मुझे परमिशन दी जाए जो है मैं प्रॉपर्टी सेल आउट करूं, तो फिर 31 की जो एप्लीकेशन दे रहा है उसके तहत सब सेक्शन 2 के तहत कोर्ट जो है वो नेसेसिटी देखेगी, ठीक है। आ रही बात समझ। सब सेक्शन 1 ये कहता था कि अगर नेसेसिटी ना हो, ठीक है, एविडेंट एडवांटेज वार्ड को ना हो तो परमिशन नहीं दी जाएगी। सब सेक्शन 2 कहता है कि कोर्ट जो है ऐसी जो है परमिशन ग्रांट के लिए अगर कोई आता है एडवांटेज के लिए तो फिर कोर्ट जो है वो नेसेसिटी और ऐसा एडवांटेज जो है हमारे पास वार्ड का देखेगी, और जो गार्जियन एप्लीकेशन दे रहा है उसको कहा जाएगा कि आप रिसाइट करें। रिसाइट मीन्स स्पेसिफाई करें, ठीक है, इसको एक एक करके कि क्या ज़रूरियात हैं, ठीक है, क्या फ़ायदे होंगे गार्जियन को हमारे पास वार्ड को इस माइनर को, मतलब कौन सी ज़रूरियात हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी को सेल करना ज़रूरी है, ठीक है, और उस सेल करने से क्या फ़ायदा होगा ये भी बता दें, ठीक है, माइनर को। आ रही बात समझ। ये हमें एक एक करके बताएं, मतलब एक एक करके ज़रूरियात बताएं, ज़रूरी है इसको सेल आउट करना, और एक एक करके फ़ायदा बताएं, मतलब पास्ट फ्यूचर की सारी जो है फैक्ट्स जो है वो गार्जियन ने एक्सप्लेन करने हैं 1 बाय 1। मतलब यहाँ पर बात क्या की गई है कि रिसाइट करेगा, मतलब एक एक बात बताएगा कोर्ट को परमिशन अगर लेनी है तो इनको, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। ए द केस में भी फिर जो भी सर्कमटेंसेस हो केस की, जैसा केस हो, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू विच दैट एक्ट परमिटेड इज टू बी डन। मतलब अगर परमिशन दी जाती है, कोर्ट जो है परमिशन दे देती है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू विच दैट एक्ट परमिटेड इज टू बी डन। मतलब वो प्रॉपर्टी अगर कोर्ट जो है ना वो इजाज़त देने के लिए जो है आमादा होती है तो फिर वो प्रॉपर्टी गार्जियन को बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी आप सेल आउट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 प्रॉपर्टी है माइनर की, तो आप बता दें, डिस्क्राइब करेंगे प्रॉपर्टी कौन सी, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी। यहाँ तक बात क्लियर है। एंड स्पेसिफाई सच कंडीशंस, और उसकी सूरत हाल भी बतानी है कि उसकी कंडीशंस क्या है प्रॉपर्टी की, ठीक है। इफ एनी एज द कोर्ट में सी फिट टू अटैच टू द परमिशन, तो फिर उसके साथ अगर कोर्ट मुनासिब समझे तो उसके साथ ये भी बात अटैच कर सकती है, मतलब कास्ट टू बी अटैच, कौन सी बात उस इजाज़त के साथ, एंड इट शैल बी रिकॉर्डेड, और उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब उसको लिखा जाएगा कि कोर्ट ने क्या उनसे परमिशन मांगी गई और कोर्ट ने क्या परमिशन दी, कौन सी कंडीशंस वगैरह रखी गई। यहाँ तक बात क्लियर है। डेटेड, और उस पर तारीख भी लिखी जाएगी, एंड साइंड बाय द जज ऑफ द कोर्ट, और जो भी जज होंगे, जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, जो भी गार्जियन वार्ड्स एक्ट के जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे वो उन पर साइन करेंगे विथ हिज ओन हैंड, अपने हाथों से, ठीक है। आर वेन फ्रॉम एनी काज ही इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रिकॉर्डिंग द ऑर्डर विथ हिज ओन हैंड, ठीक है। जब भी कोई ऐसी, मतलब प्रिवेंटेड, मेक इम्पॉसिबल, जब कोई जज हमारे पास कोर्ट में बैठे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जज जो है इस कोर्ट में बैठे हैं, ए जज हैं, मगर ये किसी भी वजह से ये जो है खुद जो है ऑर्डर नहीं लिख सकते, नहीं जो साइन कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी वजह से। फॉर एग्जांपल ये आउट ऑफ सिटी चले गए, ठीक है, कहीं पर चले गए हैं, ठीक है, या फिर इनको एडिशनल कोई चार्ज दी गई है, मतलब ये अपनी सीट पर जो है ना वो मौजूद नहीं है, तो इनकी गैर मौजूदगी में जो भी चार्ज जिस भी हमारे पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होगी, जिस भी जो कोर्ट के जो जज होंगे जिसके पास भी वो चार्ज होगी वो साइन करेगा। जहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल है। shall be taken down in writing from his dictation and be dated and signed by him। मतलब वो जो उसकी जो हमारे पास है, मतलब वो जो अथॉरिटी दे के जाएगा, ठीक है, वो कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, डिक्टेशन, ठीक है। अगर ये खुद बैठे भी हैं, नहीं लिख सकते, खुद साइन नहीं कर सकते, तो ये जो है ऑर्डर दे सकता है किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को
कि आप लिखें, मैं आपको डिक्टेट करता हूँ, ठीक है, और आप साइन कर दें मेरी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? सब सेक्शन 3 बात क्या करता है? सब सेक्शन 3 बात करता है द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन अटैच टू द परमिशन द फॉलोइंग अमंग अदर कंडीशंस नेमली, मतलब जो कोर्ट परमिशन ग्रांट करेगी उसके साथ ये भी कंडीशंस जो है ना वो कोर्ट जो है वो दे सकती है। आप पहले इसको नोट कर लें, उसके बाद हम सब सेक्शन 3 पर डिस्कस करते हैं। जी, नोट कर लिया आपने? सब सेक्शन 3 क्या बात करता है कि सब सेक्शन 3 ये बात करता है कि अगर कोर्ट ने परमिशन दे दी है तो कोर्ट उस परमिशन के साथ ये हमारे पास है डायरेक्शन भी डिस्क्रिप्शन अटैच कर सकती है अपनी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन अटैच कर सकती हैं कोर्ट जो है, मतलब अपने कंडीशंस जो है ना वो इम्पोज कर सकती हैं। कौन सी कंडीशंस? नंबर ए क्या बात करता है? नंबर ए बात करता है कि दैट सेल शैल नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट द सैंक्शन ऑफ द कोर्ट, मतलब जो सेल की जा रही है ना, जो सेल की जा रही है वो कोर्ट की सैंक्शन, मतलब जब तक कोर्ट उसकी मंजूरी ना दे, हमने इजाज़त दी आप सेल कर दें, मगर फिर भी जब तक कोर्ट की सैंक्शन ना हो तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, तब तक उसको कंप्लीट ना किया जाए, ठीक है। आप सेल आउट करें, ठीक है, आप उसको सेल आउट करते वक्त हमारे पास आए, मतलब हमको इन्फॉर्म करें, कोर्ट को इंटीमेट करें कि ये जो है सेल जो है वो कंप्लीट हो रहा है, तो फिर कोर्ट जो है वो उसके लिए सैंक्शन देगी सेल आउट को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है? ये प्रोविजंस क्यों दिया गया कि कोर्ट ने तो इजाज़त दे दी कि आप प्रॉपर्टी सेल आउट कर दें, मगर ये कंडीशन इसलिए रखी गई कि हो सकता है वो पैसे लेकर जो है किसी जो है हमारे पास है माइनर जो है उसके बेनिफिट के लिए इस्तेमाल ना हो, वो अपने ज़ाती अकाउंट में कहीं रखता हो, ठीक है। इसलिए कोर्ट वो देखेगी, नज़र रखेगी कि अगर गार्जियन जो है वो प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहा है तो पैसे कहाँ पर जा रहे हैं, हमारी बात इस पर्पज़ के लिए, ठीक है, कुछ भी पर्पस हो सकता है, इसलिए कोर्ट जो है वो हमारे पास सैंक्शंस कोर्ट से लेना ज़रूरी है। मतलब कोर्ट ने परमिशन तो दे दी मगर कोर्ट का सैंक्शंस ज़रूरी है उस सेल को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, वो तब तक कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, विदाउट द सैंक्शन ऑफ द कोर्ट। बी क्या बात करता है? बी बात करता है दैट अ सेल शैल बी मेड टू द हाईएस्ट बिडर, मतलब जो हाईएस्ट बिडर होगा, मतलब जो बोली देने वाला होगा। फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी है, ये नीलाम की जा रही है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है वो नीलाम की जा रही है। यहाँ पर बिडर आए हैं, जो बोली देने वाले आए हैं, ए आए हैं, बी आए हैं और सी आए। ए ने कहा कि मैं इस प्रॉपर्टी के जो है 10 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। बी ने कहा मैं 15 दूंगा, सी ने कहा मैं 20 दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई जी हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई वाई आ जाता है, ठीक है, वाई कहता है मैं इसके 50 लाख रुपए दूंगा, तो फिर प्रॉपर्टी किसको बेची जाए? प्रॉपर्टी वाई को बेची जाए जो 50 लाख रुपए दे रहा है, ठीक है। मतलब गार्जियन जो है ना वो अपनी मनमानी से, ऐसा नहीं है कि वो 10 लाख जो दे रहा है उसको दे दें, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे दे रहा है ना उसको दें आप। यहाँ तक बात क्लियर है? आज बस हो सकता है कि गार्जियन मिल जाए उस बंदे से, लेने वाले से, ए से, कि आप जो है 10 लाख रुपए देना, प्रॉपर्टी में आपको सेल आउट करके दे दूंगा, बाद में आप मुझे मुनाफा दे देना आगे चल के, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, इसलिए कोर्ट जो है वो सैंक्शंस लगा देती है, कंडीशन लगा देती है। यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत सिंपल है। पब्लिक ऑक्शन बिफोर द कोर्ट आर सम पर्सन्स स्पेशली अपॉइंटेड बाय द कोर्ट फॉर दैट पर्पस एट a time and place to be specified by the court after such proclamations of the intent and seal is the court subject to any rules made under this act by the high court directs मतलब जो भी रूल्स होंगे ऑक्शंस के, आ रही बात समझे, जो भी ऑक्शंस के रूल होंगे, जो भी हाई कोर्ट ने जो रूल्स बनाए हैं उस रूल के तहत, मतलब अगर कोर्ट खुद कोर्ट के जो हमारे पास गार्जियन अवार्ड्स एक्ट के जो जज साहब हैं उनकी अगर कोर्ट के सामने अगर ऑक्शन लगाया जाए तो भी हो सकता है। अगर कोई ऐसी जो हमारे पास गार्जियन एंड अवार्ड्स एक्ट के जो कोर्ट्स के जो जज हैं,
ठीक है, जो कोर्ट है वो अगर किसी शख्स को अपॉइंट करती है कि इसके सामने जो है वो ऑक्शन दी जाए, तो फिर वहाँ पर वो जगह भी बताई जाएगी, वो वक्त भी बताया जाएगा कि कौन सी जगह और कौन से वक्त पर जो है वो बोली लगेगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं हम सी पर। सी क्या बात करता है? सी बात करता है दैट अ लीज शैल नॉट बी मेड इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्रीमियम and shall be made for such term of years and subject to such rents and covenants as the court directs। मतलब किसी भी सूरत में ये जो हमारे पास लीज जो है ना, अगर आप कोर्ट ने परमिशन दे दी कि आप ऐसी लीज नहीं देंगे जिससे सूद मिले, क्या मिले, जिससे मुनाफा मिले, सप्लाई अबो टू इट्स हमारे पास नॉमिनल वैल्यू। मतलब ऐसी कोई भी लीज नहीं दी जाएगी जिस लीज के अंदर फॉर एग्जांपल उस गार्जियन की प्रॉपर्टी के जो लीज के जो जायज़ जो मुनासिब जो पैसे बनते हैं ना वो 10 लाख बनते हैं, मगर आप किसी ऐसे शख्स को नहीं दोगे जो आपको 15 लाख रुपए दे। मतलब जो है आप उससे मुनाफा कमाएं, आप उनसे इंटरेस्ट लें। यहाँ तक बात क्लियर है। डी क्या बात करता है? या फिर कोई सब्जेक्ट टू सच रेंट्स एंड कॉविनेंट्स एज द कोर्ट डायरेक्ट्स फॉर सच आर शैल बी मेड फॉर सच टर्म ऑफ ईयर्स। मतलब जो कोर्ट जो इजाज़त देगी जितने सालों के लिए, और जिस तरह मतलब जो कॉविनेंट्स मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मतलब कॉविनेंट जो वर्ड है हमारे पास कॉविनेंट्स, ठीक है। इस कॉविनेंट वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब दो या हमारे पास 3 पार्टीज के अंदर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको कहा जाता है। मतलब 2 पार्टीज के अंदर या 3 पार्टीज के अंदर अगर किसी किस्म का कोई मुआहदा होता है तो उसको कोविनेंट कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट भी आप समझ लें, ठीक है। वर्ड चले जाते हैं डी पर। डी क्या बात करता है? That the whole or any part of the proceeds of that act permitted shall be paid into the court। मगर शर्त ये भी रखी जाएगी कि जो भी मुनाफा मिलेगा, जो भी प्रोसीड्स मिलेगा डी के तहत, ठीक है, वो प्रोसीड्स जो है कोर्ट में जमा करवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। बाय द गार्जियन मतलब वो गार्जियन जो है ना वो कोर्ट में जमा करवाएगा। To be disbursed therefrom or to be invested by the court on prescribed security or to be otherwise disposed of as the court directs। मतलब जो भी पैसे कोर्ट में जमा करवाए गए वो क्या होंगे? वो डिस्बर्स्ड होंगे, मतलब वहाँ से निकाले जा सकते हैं और उसको जो है ना इन्वेस्ट किया जाएगा गार्जियन की सिक्योरिटी पर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। गार्जियन के तहफ़्फ़ुज़ पर, सिक्योरिटी के अंदर सब कुछ आ जाता है। गार्जियन की प्रोटेक्शन आ जाती है, गार्जियन की हेल्थ आ जाती है, गार्जियन की एजुकेशन आ जाती है और नेसेसरी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सब की सब सिक्योरिटी के अंदर आ जाती है। अब चले जाते हैं सब सेक्शन 4 पर। सब सेक्शन 4 क्या बात करता है हमारे पास? सब सेक्शन 4 बात करता है बिफोर ग्रांटिंग परमिशन टू अ गार्जियन टू डू एन एक्ट मेंशन इन सेक्शन 29 के जो भी परमिशन कोर्ट ग्रांट करेगी गार्जियन को सेक्शन 29 के तहत कोई भी एक्ट करने के लिए तो फिर द कोर्ट में cause notice of the application for the permission to be given to any relative or friend of the ward who should in its opinion receive notice thereof। मतलब कोर्ट बेहतर समझे कि ये जो परमिशन लेने आया है गार्जियन, ठीक है लेने आया है तो कोई मसला नहीं है, मगर इसका नोटिस हम भेज दें, किसको नोटिस सेंड कर दें? इसका नोटिस जो है ना वो जो माइनर है उसका किसी भी किस्म के कोई रिलेटिव हो, उसका कोई नेक्स्ट फ्रेंड हो, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा शख्स जो कोर्ट की ओपिनियन के तहत जिसको नोटिस मिलने चाहिए, ऐसे शख्स को नोटिस कोर्ट करेगी। एंड शल, और उसके बाद जहाँ पर शल दिया गया है, जो नोटिस जिसको कोर्ट ने भेजे हैं किसी भी रिश्तेदार को, चाचा मामा ताया फूफा जो भी हो, ठीक है, और वो शख्स आते हैं तो फिर कोर्ट के लिए ज़रूरी है कि उसको क्या करे, उसको सुने। हियर एंड रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन हु अपीयर्स इन अपोजिशन टू द एप्लीकेशन। जो भी इसी ने गार्जियन ने एप्लीकेशन दी है उसके अगेंस्ट में जो भी अपीयर होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको सुना जाएगा। अपीयर होता है उसको सुना जाएगा, उसको
सुना जाएगा, ठीक है। और मतलब जो अपोजिशन में जो अपीयर होता है ना, मतलब जो एप्लीकेशन गार्जियन ने फाइल की है परमिशन लेने के लिए, उसकी मुखालफत में जो भी शख्स आता है ऐसे नोटिस पर, गार्जियन ने कोई एप्लीकेशन फाइल की और उसका नोटिस उस अदर साइड को गया, अदर साइड कोर्ट में पेश होता है, तो फिर वो जो है अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगा, और जो अपनी स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करवाएगा उसको कोर्ट जो है वो सुनेगी, ठीक है। आ रही बस में, और उसको रिकॉर्ड करेगी। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। अगर सिंपल है तो इसके बाद हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। आज हमने कहाँ तक डिस्कस किया? आज हमने सेक्शन 27 से लेकर हमारे पास 31 तक डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे 32 से लेकर। अगर इसके अंदर आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लिया करें, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन आपकी ना रहे, फिर भी अगर कोई रह जाती है तो आप मुझसे पूछ लिया करें। थैंक यू सो मच।